आपराधिक मामलों में अदालत से दोषी करार सांसदों और विधायकों की सदस्यता बचाने के इरादे से सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव के बाद अदालत से दोषी करार सांसद या विधायक की अपील पर यदि ऊंची अदालत ने सजा पर रोक लगा दी है और उसकी अपील लंबित है तो ऐसी स्थिति में उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के बाद दोषी सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेता रहेगा, लेकिन अदालत में लंबित अपील पर फैसला होने तक वो न तो किसी मतदान में हिस्सा ले सकेगा और न ही उसे कोई वेतन या भत्ता मिलेगा। खबरों के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व कानून में ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख यानी 10 जुलाई सन 2013 से प्रभावी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के एक बड़े तबके का मानना था कि सदस्यता रद्द किए जाने के प्रावधान का विरोध किया जाना चाहिए। उनकी दलील थी कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में फंसे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू पर शुरू हो गई है सियासत। आसाराम के समर्थन में उतरी बीजेपी की फायरब्रांड नेता और साध्वी उमा भारती ने इसे कांग्रेस का साजिश करार दिया है। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने आसाराम बापू का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध की सजा मिली है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और उस लड़की के प्रति जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ पूरी संवेदना रखती हूँ, लेकिन साथ में मुझे ये भी चिंता का विषय लग रहा है कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है और आसाराम बापू जी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ओपन बोलते रहे, तो आमतौर पर ओपन बोलने वाले लोगों को सजा हुई है। कांग्रेसी महासचिव दिग्विजय सिंह ने आसाराम के खिलाफ जांच की मांग की है। अब आरोप लगाएं तो उसकी जांच होना चाहिए और ये पहली बार इस प्रकार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं। आसाराम बापू का मामला धीरे धीरे सियासी रंग लेता जा रहा है। पहले अयोध्या के 84 कोसी धाम यात्रा, अब आसाराम के समर्थन में उतर के बीजेपी संतों के नाम पर वोटों की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में जुट गई है। एक नाबालिग लड़की की तरफ से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद आध्यात्मिक संत आसाराम बापू पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मामले की जांच होगी। नाबालिग से रेप केस में फंसे संत आसाराम बापू पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जोधपुर पुलिस उनसे किसी भी समय पूछताछ कर सकती है। केस दर्ज होने के बाद आसाराम बापू का जोधपुर आश्रम सील कर दिया गया है। इस मसले पर राजस्थान के सीएम ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। आरोप लगना एक बात है, मेरा मानना है कि अगर आरोप में सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि आसाराम बापू के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। चूँकि मामला जोधपुर का था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इसे जोधपुर पुलिस को सौंप दिया। जोधपुर पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण कर जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आसाराम बापू के प्रवक्ता सुनील वानखेड़े ने आसाराम का बचाव किया है। बापू जी को लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जाता है कि बापू जी को डिफेम किया जाए, बदनाम किया जाए, ताकि लोग बापू जी को ना माने। आसाराम बापू के प्रवक्ता ने कहा है कि बापू के खिलाफ गंभीर साजिश की जा रही है और वो शिकायत दर्ज कराने वाली लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। 84 कोसी परिक्रमा पर विश्व हिंदू परिषद के अड़ियल रवैये के मद्देनजर यूपी सरकार ने अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी है। यूपी सरकार जहां संतों और स्वयं सेवकों को इस परिक्रमा में पहुंचने से पहले गिरफ्तार करने की तैयारी में है, तो वीएचपी गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम तय करने में जुटी है। प्रशासन ने अयोध्या, गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद और बाराबंकी में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कुछ लोग राज्य में भी गुजरात जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, पर सरकार ऐसा नहीं होने देगी। और नारा दे रहे कि मंदिर बनाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है कि ऐसा स्थिति बनाए रखना पड़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को मानेंगे। लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए समय से पहले परिक्रमा के बहाने अयोध्या पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने एक विवाद स्वयं अपने स्तर पर खड़ा किया है और उसने जानबूझकर के यात्रा में को बाधित करने का प्रयास कर रही है। सरकार तमाम गलत बयानी कर रही है।
विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 25 अगस्त से शुरू होने वाली अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा रोकी गई तो वो सड़कों पर उतरकर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हिंदू संतों से मुलायम सिंह की मुलाकात पर विरोध दर्ज कराने वाले यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान आज खुद संतों की शरण में पहुंच गए। आजम ने हरिद्वार जाकर हिंदू संतों से मुलाकात की। आजम खान ने हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी से मुलाकात की। वो कैलाशानंद के महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आजम खान का जमकर विरोध किया। इस मौके पर आजम ने अयोध्या में 64 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाने को जायज ठहराया है। माहौल सही रहे, सब धर्मों का, सब लोगों का आदर रहे, किसी का दिल न टूटे, किसी का घर न टूटे, शांति रहे उत्तर प्रदेश में। सरकार की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, आपने सुना होगा उन तमाम जिलों से जहां ये गुजरनी थी, वहां के सारे जिलाधिकारियों ने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाएंगे। दरअसल अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर मची सियासी घमासान के बीच लखनऊ में भव्य भागवत कथा के आयोजन की तैयारी हो रही है। कथा महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी करेंगे। लखनऊ के गोमती नगर में 27 अगस्त से कथा की शुरुआत होगी। कैलाशानंद ब्रह्मचारी को एसपी प्रमुख मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल का नजदीकी माना जाता है। आजम खान की संतों से मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आजम ने कैलाशानंद ब्रह्मचारी से मिलकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि समाजवादी सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। तेलंगाना के अलग राज्य बनने का विरोध कर रहे 11 सांसदों के निलंबन के प्रस्ताव पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और बाकी दलों के विरोध के चलते लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अलग तेलंगाना को लेकर लगातार लोकसभा में विरोध कर रहे टीडीपी के 4 और कांग्रेस के 7 सांसदों के खिलाफ आज निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इस प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध कर सरकार की मुसीबत बढ़ा दी। बीजेपी के विरोध के चलते सांसदों के निलंबन का फैसला फिलहाल टल गया है, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी इस मसले पर वोटिंग करवाना चाहती है, जबकि सरकार इससे बच रही है। इसी मसले पर आज लोकसभा की विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और संसदीय कार्य राज्य मंत्री कमलनाथ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सरकार ने जिस भद्दा तरीके से तेलंगाना निर्माण की घोषणा की है, उसके कारण सदन चल नहीं पा रहा। ये अपने मुख्यमंत्री तक को नहीं बना सके। इनके अपने चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है। सदन नहीं चलने की वजह से फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा आज भी नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो फूड सिक्योरिटी बिल पारित कराने के लिए सरकार संसद के मौजूदा सत्र को 5 सितंबर तक बढ़ा भी सकती है। भोजन की गारंटी बिल को 5 सितंबर से पहले पास कराया जाना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो फूड सिक्योरिटी बिल पर सरकार दोबारा अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है। सीडीएजी प्रमुख अनिल अंबानी आज जूजी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। बतौर सीबीआई गवाह पेश हुए अनिल अंबानी ने सीबीआई के हर सवालों के जवाब में 2 ही बातें कही, याद नहीं या पता नहीं। अनिल अंबानी आखिरकार 2G केस में सीबीआई की तरफ से बतौर गवाह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। लेकिन अनिल अंबानी ने कोर्ट में सीबीआई के सामने दिए गए अपने बयान में कहा कि उनकी कंपनी से दूसरी कंपनियों को शेयर ट्रांसफर के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं है। अनिल ने इस संबंध में होने वाली मीटिंग के ब्यौरे के बारे में कुछ भी याद होने से इनकार कर दिया। उधर सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अनिल अंबानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अनिल के बयान मेल नहीं खा रहे और उनके बयानों में विरोधाभास है। अनिल अंबानी की गवाही से सीबीआई को निराशा हाथ लगी है। अब सीबीआई की उम्मीदें कल होने वाली टीना अंबानी की गवाही पर टिकी होंगी। अमिताभ बच्चन की आवाज में नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले एक फर्जी वीडियो से महानायक अमिताभ बच्चन खासा नाराज है। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। अमिताभ की आवाज में YouTube पर चल रहे एक वीडियो से ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन इस बात की वकालत कर रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। अमिताभ इस वीडियो को देखकर बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि वीडियो फर्जी है और जोड़ तोड़ कर बनाया गया है। बिग बी की आपत्ति के बाद गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस वीडियो को तैयार करने वाले को अमिताभ बच्चन से माफी मांगनी चाहिए। मोदी प्रशंसक के अमिताभ की आवाज में सामने आए इस फर्जी वीडियो के बाद बीजेपी जहां बचाव की मुद्रा में आ गई है, वहीं कांग्रेस ने मोदी पर जमकर निशाना साधा है। अमिताभ बच्चन ऐसे आदमी को कहना पड़ा कि जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी फर्जी आवाज बना के फर्जी वीडियो बना के चला दिया, तो अगर अभी से ये हाल है तो आगे नारायण कुशल करें। देखिए, इसके बारे में हमने पहले ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये फेक वीडियो जो है वो किसी की शरारत है। ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वीडियो नहीं है। पर अमिताभ की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि
जिसने भी इस तरह का नकली और घटिया वीडियो तैयार किया है उसे फौरन अमिताभ से माफी मांगनी चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरकर आज 65.5 रुपए के पार पहुंच गया। निवेशकों की बेरुखी और डॉलर की भारी मांग के चलते रुपए में लगातार गिरावट देखी जा रही है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच बैंकों और एक्सपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के कारण फॉरेक्स यानी अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय में आज डॉलर की तुलना में रुपया 89 पैसे की गिरावट के साथ 65 रुपए प्रति डॉलर के निम्नतम स्तर पर आ गया। आज तक कभी भी रुपए में इतनी गिरावट कभी दर्ज नहीं की गई थी। फॉरेक्स बाजार में कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 64.11 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो आज की शुरुआती कारोबार में 89 पैसे की और गिरावट के साथ 65 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। रुपए के लिए इससे भी चिंताजनक खबर यह है कि जर्मनी के एक बैंक ने कहा है कि डॉलर सितंबर तक 70 रुपए को पार कर सकता है। रुपए को संभालने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित होती जा रही हैं। सवाल उठता है कि क्या बाजार का अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर से भरोसा उठता जा रहा है कि क्या देश 1991 की आर्थिक मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने किया जमकर प्रदर्शन। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। हंगामा करते और पुलिस के साथ जोर आजमाइश करते कर्मचारियों की तस्वीरें श्रीनगर की है, जहां रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल करने के साथ साथ इनकी मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच आश्वासन के बाद कुछ वक्त तक गतिरोध शांत हो गया था, पर अपनी मांगे पूरी न होते देख लोगों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया। इसी के मद्देनजर पूरे राज्य में लगभग 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का भी ऐलान किया है। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने डंडे बरसाए और पानी की बौछार की। हंगामा कर रहे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हमारा 60 announcement of retirement age from 58 to 60 अभी भी इन्होंने अपनी रद्दी की टोकरी में रखा है। आज हम सीएम की रेजिडेंस की तरफ घेराव करने जा रहे हैं। कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच ये गतिरोध पिछले 7 सालों से जारी है, फिर भी राज्य सरकार ने अभी इस मामले को लेकर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए हैं। सत्ता के लिए बेताब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के तर्ज पर चलने लगी है। वोटरों को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के एफआईआर दर्ज कराने में मदद करेगी। प्याज को सियासी मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बढ़ते अपराधों में भी अपना भविष्य तलाश रही है। दिल्ली बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की तरह एफआईआर दर्ज नहीं होने पर आम लोगों की मदद करेगी। विजय गोयल ने हाल ही में दिल्ली में सामने आए मर्डर के मामलों और दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्ती से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद लोगों को ये भरोसा दिलाया कि दिल्ली में अगर किसी आम आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो वो व्यक्ति दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में आ सकता है और एफआईआर दर्ज करवाने में बीजेपी मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन भी करेगी। अपराधों की पूरी जांच होनी चाहिए, अपराधियों के ऊपर शिकंजे कसे जाने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात देखेगी कि अगर दिल्ली के अंदर किसी की भी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वो बीजेपी के कार्यालय के अंदर आता है तो हम उसकी एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था करेंगे अगर कहीं थानों से हमें शिकायत आती है तो। आम आदमी के जन जन से जुड़ने की मुहिम ने भी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है। शायद यही वजह है कि वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी आप पार्टी के किसी भी नीति को अपनाने से गुरेज नहीं कर रही। आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य के विरोध को लेकर छिड़े आंदोलन का असर अब छात्रों के कैरियर पर भी नजर आने लगा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली एमसेट की काउंसलिंग परीक्षा पर भी अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। छात्रों की ये भीड़ सीमांध्रा जिले में बने इस एमसेट काउंसलिंग सेंटर के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन सेंटर के बाहर बैठकर धरना कर रहे इस नजारे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंटवारे को लेकर आंध्र में मचा बवाल किस कदर छात्रों के करियर को खराब कर रहा है। दरअसल तकनीकी शिक्षा काउंसलिंग ने हर साल की तरह इस साल भी राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग करवाई है। इसके लिए 15,000 तक के रैंक पाने वाले छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके लिए राज्य भर में कुल 56 काउंसलिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। लेकिन तेलंगाना के 10 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे रायलसीमा और तटवर्ती आंध्र के सभी 13 जिलों में कोई काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहा है। छात्रों का कहना है कि वे इस तरह से काउंसलिंग का बहिष्कार कर केंद्र और राज्य सरकार तक अपनी इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि अलग तेलंगाना राज्य का निर्माण हो जाता है तो उनका भविष्य किस तरह खतरे में पड़ सकता है।
फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बाद उन पर बनी फिल्म देश और विदेश में नाम और पैसा कमा रही है, लेकिन उनको मात देने वाला एक और फ्लाइंग सिख का परिवार मुफलिसी में जीने को मजबूर है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मिल्खा सिंह को 1964 में कोलकाता के नेशनल गेम्स में 400 मीटर की रेस में पीछे छोड़ने वाले होशियारपुर के गांव बठोला के दिवंगत मक्खन सिंह के परिजन तंगहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरदार मक्खन सिंह ने सेना में भर्ती होने के बाद जकार्ता एशियन गेम्स, इंडो पाक टूर्नामेंट लाहौर, रोम ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में नाम कमाया। 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों मक्खन सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की ये तस्वीर इस महान भावक की शानदार उपलब्धियों को आज भी बयां कर रही है। लेकिन आज मक्खन सिंह का परिवार उनके बेटे के 2500 रुपए की कमाई पर जीने को मजबूर है। मक्खन सिंह के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब इनके ये पाँव में दर्द होनी चालू हो गई। अच्छा। पहले 2 महीने पहले पाँव में गाच लगा, डॉक्टर के पास लगे तो जाते समय डॉक्टर ने ये किया, पैर पूरा नीला हो गया। अच्छा। अंगूठा हाँ नीला हो गया, उनकी लात कटनी पड़ी। 2009 में तब के खेल मंत्री MS गिल ने इस महान भावक के परिवार को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी, लेकिन इसके बाद इनके परिवार की सुध किसी ने नहीं ली। के जरिए हर रोज अपने ऊपर हो रहे हमले का जवाब कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है। आज दिल्ली में एक दिन की वर्कशॉप में कांग्रेस के सांसद और सोशल मीडिया को हेड कर रहे दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को मिल रही लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ट्विटर, फेसबुक और अन्य इंटरैक्टिव इंटरनेट साइट पर अपने प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आज अपनी तरह का एक पहला कार्यशाला आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल हॉल में किया। इस कार्यशाला में करीब 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में ये बात सामने आई कि राजकोट, पोरबंदर, सूरत, इलाहाबाद और वाराणसी से सबसे ज्यादा सरकार और कांग्रेस के खिलाफ इंटरनेट पर हमला बोला जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने इस कार्यशाला में हिस्सा लेने वालों को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के टिप्स दिए। प्रवक्ताओं को बताया गया है कि वो गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें, बयान देते समय अनुशासन बनाए रखें। हम हर स्टेट्स में ये कम्युनिकेशन सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, जिसमें 3 डिपार्टमेंट होंगे। सोशल मीडिया एक होगा, रिसर्च होगा और स्पोक्स पर्सन्स। ये जो नया मीडिया है, सोशल मीडिया, ये भी जरूरी, उतना ही जरूरी है युवा पीढ़ी तक पहुँचने के लिए जितना कोई और मीडिया जरूरी होता है। इस वर्कशॉप में इस बात का खुलासा हुआ कि जब भी मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई बयान देती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्वीट्स और फेसबुक अपडेट्स गुजरात और यूपी के कुछ शहरों से आते हैं। इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है।